हेलो गाइस, ये हमारी 502 के यूनिट 1 का पार्ट 3 है और इसमें हम प्रोसेस ऑफ टीचिंग के बारे में देखेंगे। प्रोसेस ऑफ टीचिंग ट्रेडिशनली जो हमारी क्लासरूम्स थी वो टीचर डोमिनेटेड होती थी, टीचर सेंट्रिक होती थी। सारी चीज़ें टीचर डिटरमाइन करता था, टीचर ट्रांजेक्ट करता था, असेस करता था। बच्चे का उसमें ज़्यादा रोल नहीं होता था। बट अब हमने टीचर सेंटरनेस से स्टूडेंट सेंटरनेस की तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब हमारा फोकस टीचर पर ना होकर बच्चे पर और उसकी लर्निंग पर होता है। तो इसके लिए कोई एक मेथड नहीं है कि उसके थ्रू हम डिज़ायर्ड वे में लर्निंग करा सके, बल्कि बहुत सारे मेथड्स हैं। इन दिस सेक्शन 3 अप्रोचेस, हमने फर्स्ट वीडियो में 3 अप्रोच एकदम स्टार्टिंग में देखी। 3 अप्रोच होती हैं जो आजकल चर्चा में रहती हैं, जो सबसे फेमस हैं। पहली टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, फिर दूसरी टीचिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आज हम उनमें से जो फर्स्ट है टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इसको देखेंगे। देखिए, बिहेवियर हर पर्सन के लिए इसकी डेफिनेशन अलग है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि बिहेवियर पर्सनैलिटी ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल है। किसी इंसान के अंदर जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उन सबका टोटल पर्सनैलिटी है। जबकि कुछ लोग कहते हैं बिहेवियर ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं, यानी जो ऑब्जर्व हो सकते हैं एक्शंस वो बिहेवियर हैं, जो कोई भी इंसान डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारे सामने। जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की अप्रोच है वो इस सेकंड बिलीफ पर काम करती है कि जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो उस इंसान का बिहेवियर है, उसके अंदर क्या है उस पर काम नहीं करती। अब बिहेवियर हमें समझ आ गया कि ऑब्जर्वेबल एक्शंस, बट बिहेवियर 2 तरह के होते हैं मेनली, एलिसिटेड और एमिटेड। एलिसिट का मतलब होता है हिंदी में प्राप्त करना, यानी हम किसी बिहेवियर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम किसी मीन्स को अडॉप्ट करेंगे और बच्चे के बिहेवियर को डिज़ायर्ड वे से हम डिज़ायरेबल बिहेवियर में चेंज कर देंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन वी मेक अ चाइल्ड to behave in a desired way by adopting some means, we are trying to elicit or draw out the behavior from the child। हम इसमें एक एग्जांपल है कि हम बच्चे को रनिंग कराना चाहते हैं। हम बोलते हैं देखो चॉकलेट, आओ आओ आओ, भाग के हमारे पास आओ, है ना, आओ काम काम, तो वो हमारे पास आएगा भाग के। तो चॉकलेट हो गया मीन्स जो हमने अडॉप्ट किया, और हम क्या कौन सा बिहेवियर लाना चाहते हैं, रनिंग बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, तो हम प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला एलिसिटेड बिहेवियर। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिहेवियर ऐसे हम नोटिस करते हैं बच्चे के अंदर जो मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखा, कभी उस बच्चे ने उस तरीके से बिहेव नहीं किया, बट अचानक से विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, उसका कोई एक्सटर्नल कारण नहीं है, वो उस बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट कर देता है। जैसे ए लिटिल चाइल्ड हमिंग एन अननोन स्वीट ट्यून, किसी बच्चे ने एक अननोन स्वीट ट्यून मतलब हमिंग कर दी, गुनगुना दी। कोई लड़की है उसने कोई ऐसा डांस स्टेप कर दिया जो उसके टीचर ने भी उसको नहीं सिखाया, यानी ये बिहेवियर बच्चे के अंदर से आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, उस बच्चे ने पहले वो ट्यून सुनी ही नहीं लेकिन उसके अंदर से वो ओरिजिनेट हुई। वैसे वो डांस स्टेप किसी ने उस बच्चे को नहीं सिखाया लेकिन उसके अंदर से वो ओरिजिनेट हुआ, तो इसको बोलते हैं हम एमिटेड बिहेवियर। अब जब इन दोनों में से किसी भी बिहेवियर में चेंज आ जाए, वो मॉडिफाई हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे के अंदर लर्निंग हो रही है। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन के 2 स्टेप होते हैं, 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है कि हम एमिटेड या फिर एलिसिटेड बिहेवियर को जो हमने प्राप्त किया उसको बार बार करें, यानी उसको रिपीट करें, हैबिचुएट करें, हैबिटेशन बना लें उसके लिए। फिर सेकेंड है कि हम उसको मॉडिफाई करें, ठीक है। हम एग्जिस्टिंग या एक्वायर्ड बिहेवियर को न्यू बिहेवियर्स के थ्रू हम क्या करें, मॉडिफाई करें। तो इस प्रोसेस के 2 पार्ट है, पहला हैबिचुएटिंग द चाइल्ड, दूसरा रिपीट एंड मॉडिफाई बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंडीशनिंग। क्या टर्म दी है इस प्रोसेस को? कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग हम सभी ने सुना है नाम, जो पावलव ने जिसको पायनियर किया, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको स्किनर ने पायनियर किया। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एलिसिटेड बिहेवियर पर बेस्ड है, प्राप्त किए गए व्यवहार पर बेस्ड है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो एमिटेड बिहेवियर पर बेस्ड है, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के जो पायनियर हैं वो हैं इवान पावलव, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1890s में
क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर अपना वर्क किया। अब इन्होंने किया क्या, इसको हम समझते हैं। जिसको ये स्टोरी या फिर ये जो इवेंट्स हुए ये पता है वो इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकता है, 2-4 मिनट वीडियो, बट जिसको नहीं पता वो इसको सुन सकता है। जो इवान पावलव है रशियन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने देखा, उनका एक डॉग था, उन्होंने देखा कि जब वो उसको खाना देने जाते थे तो वो सलाइवा निकालता था, वो सलाइवेट होता था। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जब वो मतलब स्टेयर्स से ऊपर आते थे या स्टेयर्स से नीचे आते थे उसको खाना देने, तो उनके जो 4 स्टेप है, उनके जो कदमों की आवाज़ है उसको सुनकर ही ये जो डॉग है ये सलाइवेशन को शुरू कर देता था। इन्होंने अब इस पर एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने यहाँ पर एक बज़र लगाया, साउंड लगाया कि जब जब भी साउंड बजेगा तभी खाना आएगा। मतलब इन्होंने कंडीशनिंग करी साउंड की फूड के साथ कि जब भी साउंड आएगा खाना आएगा। तो अब ये जो डॉग था ये सिर्फ साउंड की आवाज़ सुनकर ही सलाइवा देने लग गया। ठीक है, मतलब उसकी कंडीशनिंग फूड के साथ पहले थी, बट अब उसकी जो मतलब फूड को देख के मुंह में पानी आता था, सलाइवा आता था, बट अब उसको पता है कि जैसे ये बज़र, ये साउंड बेल बजेगी वैसे ही खाना आएगा। तो साउंड की आवाज़ सुनते ही उनके मुंह में क्या, उसके मुंह में पानी आने लग गया, सलाइवा आने लग गया। तो इस तरह से उन्होंने इस डॉग की कंडीशनिंग फूड के साथ हटाकर किसके साथ कर दी, बेल के साथ कर दी। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें फूड है, ये डॉग है, और ये जो उसका सलाइवा है उसका मीज़र करने के लिए इन्होंने रखा हुआ है कि रिकॉर्ड करने के लिए कितना सलाइवा आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ टर्म्स हैं, क्या क्या टर्म्स है एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे यूएस का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, फिर यूआर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अभी बिफोर कंडीशनिंग सिचुएशन है, जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई थी। इस कंडीशन में ये सब चीज़ें नेचुरल है। ठीक है, कि मतलब फूड को देखकर मुंह में पानी आता ही है, तो इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है, इसलिए ये अनकंडीशनड है। दोनों चीज़ें, रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनड है और जो स्टिमुलस है स्टिमुलस भी अनकंडीशनड है। अब यहाँ पर जो बेल है ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। बिफोर कंडीशनिंग सिचुएशन की बात हो रही है, क्योंकि शुरुआत में उसको नहीं, मतलब जैसे जब फर्स्ट टाइम बेल बजाई होगी तब उसने सलाइवा देना शुरू नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तक उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। उस टाइम तक उसको नहीं पता कि हर बार जब भी बेल बजेगी तभी खाना आएगा, तो इसलिए इसको बोला न्यूट्रल, और इसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा ये। अब ड्यूरिंग कंडीशन की बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं हम। ड्यूरिंग कंडीशनिंग के अंदर इन्होंने क्या किया, अब ये कंडीशनिंग कर रहे हैं, फूड के साथ इन्होंने बेल को बजाना शुरू किया। अभी भी रिस्पॉन्स जो है वो अनकंडीशनड है, क्योंकि ये फूड और बेल को एक साथ दे रहे हैं। कंडीशनिंग कब हो जाएगी, तब ये बेल पर ही सिर्फ बेल पर ही सलाइवा देने लग जाएगा, तब इसके जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशनड हो जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों को दे रहे हैं, मतलब ये कंडीशनिंग बना रहे हैं कि जब भी बेल बजेगी तभी खाना, जब भी बेल बजेगी तभी खाना। अब आफ्टर कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग हो चुकी है, अब इस डॉग को पता है जब भी बेल बजेगी तभी खाना आएगा, तो बेल की आवाज़ सुनते ही सलाइवेट होने लग जाएगा ये। तो इसीलिए इसको बोला कंडीशनड स्टिमुलस और इसको बोला कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, जो हमारा फूड है वो अनकंडीशनड है, जो बेल है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है। स्टार्टिंग में डॉग फिर से करते हैं एक बार। जो हम फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, बेल कंडीशनड स्टिमुलस है। डॉग पहले अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देता था, लेकिन जब उसकी कंडीशनिंग हो गई फिर उसने कंडीशनड रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में जो बेल थी वो न्यूट्रल थी, पर आफ्टर कंडीशनिंग वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गई। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इवान पावलव का एक्सपेरिमेंट था। अब बुक में देख लेते हैं पूरी स्टोरी भैया जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब ये जो हमारी बेल है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाती है, बाद में स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहती है। फूड जो है वो अनकंडीशनड है, सलाइवेशन स्टार्टिंग में अनकंडीशनड रहता है, बाद में कंडीशन बन जाता है। ठीक है, तो ये वही है सब। अब नेक्स्ट है, इन जनरल टर्म्स आर स्टिमुलस और सिचुएशन
that readily leads to a response can be paired with a neutral stimulus to bring about classical conditioning. There is जो एक क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर आ रहा है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आ रहा है. मतलब हम उसको कोई स्टिमुलस देंगे, कोई दीपन देंगे, जैसे हमने फूड दिया तो उसके रिस्पॉन्स में आ रहा है जो बिहेवियर है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है एक और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये परसेप्टिबल होती है क्लासरूम प्रैक्टिसेस के अंदर, और it is largely through these unconscious process that student come to like or dislike school subjects and teachers. ऐसा होता है कि बच्चों को कोई सब्जेक्ट तो ज़्यादा पसंद है, कोई टीचर ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ इसको पसंद नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं एक तरह की कंडीशनिंग ही है. हम अपने इमोशंस को, अपने एटीट्यूड को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ और उस टीचर्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं. फिर उस सब्जेक्ट के साथ हमें कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, किस तरह के हमें स्टिमुलस मिल रहे होते हैं, वो सब हमारी हेल्प करते हैं. हमारा बिहेवियर किस तरह का होगा आगे, वो एलिसिट करने में. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक स्कूल सब्जेक्ट जो होता है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है. जब स्टार्टिंग में बच्चा आया, जैसे कोई बच्चा है और वो एडमिशन लेता है, ठीक है, जब वो बच्चा आया तो उसको सारे सब्जेक्ट उसके लिए सेम है. उसको हिंदी भी पढ़नी है, उसको मैथ्स भी पढ़नी है, उसको एसएसटी भी पढ़ना है जब स्टार्टिंग में वो स्कूल में आता है. लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि किसी बच्चे को मैथ्स से डर लगने लग गया, किसी बच्चे को इंग्लिश अच्छी लगने लग गई? क्यों ऐसा होता है? तो ये स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट्स हैं वो न्यूट्रल हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट हमको प्रिय हो जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा. तो ये जो हमारी डिसलाइक और लाइक है क्यों बनती हैं, ठीक है. इतना हो गया कि जो स्कूल सब्जेक्ट है वो न्यूट्रल होते हैं स्टार्टिंग में. ये इवोक करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, जब कोई बच्चा न्यू होता है, ठीक है. द टीचर, द क्लासरूम और सम अदर डिस्टिंक्टिव stimulus in the student's immediate environment may act as conditioning stimulus. अब ये जो सब्जेक्ट है ये तो न्यूट्रल, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें हैं जैसे टीचर हो गए, क्लासरूम हो गए, या कुछ अदर हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट, ये सारे डिस्टिंक्टिव स्टिमुलस हैं जो बच्चे के इन्वायरमेंट में एक्ट करते हैं एज आ कंडीशनिंग स्टिमुलस. और दिस कंडीशनिंग स्टिमुलस माइट भी प्लीजेंट. ये प्लीजेंट भी हो सकता है उसके क्लासरूम बहुत अच्छे हो, वेल वेंटिलेटेड हो, कंफर्टेबल हो, टीचर बहुत फ्रेंडली हो. और ये अनप्लीजेंट भी हो सकता है, क्लासरूम बहुत गर्म हो, डार्क हो, टीचर बहुत हार्ड हो, ठीक है, उसकी वॉइस ऐसी हो जो डराने धमकाने वाली हो. तो दोनों तरह के स्टिमुलस उसको मिल सकते हैं, प्लीजेंट भी और अनप्लीजेंट भी. फॉलोइंग सक्सेसिव पेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब सब्जेक्ट मैटर न्यूट्रल है और इन न्यूट्रल स्टिमुलस की जब डिस्टिंक्टिव स्टिमुलस के साथ पेयरिंग होती है तो उसी के साथ जो हमारे इमोशंस हैं और एटीट्यूड्स हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं और क्लासिकली कंडीशनड हो जाते हैं, ठीक है. मतलब इसीलिए जिस तरह का हमें स्टिमुलस उस सब्जेक्ट के लिए मिलता है वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है, वैसे ही हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं. अगर हमें स्टार्टिंग से ही अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा स्टिमुलस मिले तो हर सब्जेक्ट हमें अच्छा लगेगा. उसके टीचर्स अगर अच्छे हुए तो हमें हर सब्जेक्ट समझ आएगा.